स्वागत करता हूं अपने सभी दोस्तों का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th की हमने सीरीज़ चलाई थी। लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन हम कर रहे थे, उसमें आज आगे बढ़ेंगे और एक नए एजेंट पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स। फिर डिस्कस करेंगे ग्लेशियर्स की इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले के दो एजेंट्स देख लिए होंगे। जो ग्लेशियर से पहले हमने दो एजेंट डिस्कस करे, रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर। अगर आपने नहीं देखे तो बिल्कुल आप उनको देख कर आएँ, और वहाँ पर भी हमने उनकी इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स डिस्कस करी हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ग्लेशियर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ग्लेशियर जो है लैंड के ऊपर आइस की बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं जो मूव करती हैं। ठीक है, ये शीट के रूप में भी यानी चादर के रूप में भी मूव कर सकते हैं, या फिर ये माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पर लाइन की तरह भी ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो ट्रफ लाइक वैलीज होती हैं माउंटेन्स में, उनमें ये फ्लो कर सकते हैं इस प्रकार से। ग्लेशियर जो है आइस के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा। ठीक है, तो वैली जो है ये माउंटेन या फिर ग्लेशियर वैलीज में फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइप और है इसमें कि जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और पीडमोंट ग्लेशियर, ये क्या होते हैं, तो शीट की यानी जो बर्फ़ की जो शीट है उनकी बहुत बड़ी बड़ी शीटें, बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी चादरें जो कि बहुत बड़े बड़े प्लेन्स में माउंटेन्स के फुट में फैली हुई हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े एरिया में फैली हुई हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या फिर पीडमोंट ग्लेशियर। अब ये जो ग्लेशियर है इनका मूवमेंट कैसे होता है, ग्रेविटी की वजह से, और बहुत स्लो होता है। और जो मूवमेंट है एक दिन में ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक फ्लो कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी ये थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो सकता है। इरोजन बाय ग्लेशियर्स, तो इरोजन या जो कटान होता है ग्लेशियर के द्वारा, वो क्यों होता है। देखो, आइस का वेट पड़ता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन लगता है, और उस फ्रिक्शन के कारण बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाता है। तो ग्लेशियर जो है लैंड से मटेरियल को तोड़ते हैं, फिर उसको खिसका कर ले जाते हैं वैलीज़ के फ्लोर्स या साइड्स पे, और डैमेज करते हैं तोड़कर या फिर काट कर। और ये अनवेदर्ड रॉक्स को जो है उनको भी डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जो हाई माउंटेन्स होती हैं उनकी हाइट कम हो जाती है, उनसे छोटी पहाड़ियाँ और मैदान बन जाते हैं। तो इस तरीके से होता है ग्लेशियर में इरोजन। अगला पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे ग्लेशियर मूव करते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला मलबे को वो हटा देती है। वहाँ पर जो डिवाइड्स रहते हैं उनको वो काट कर छोटा कर देती है। जो ढलानें होती हैं उनकी भी हाइट कम कर देती है, और तब तक करते रहती है जब तक ग्लेशियर मूव करना कम ना हो जाए या बंद ना हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर केवल और केवल छोटी छोटी पहाड़ियाँ या फिर बड़े बड़े आउटवॉश प्लेन्स बच जाते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ डिपोजिशनल फीचर्स बन जाते हैं। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए कुछ पिक्चर्स हैं। देखो, ये ग्लेशियर है, ठीक है, और यहाँ पर एक ग्लेशियर के पिघलने से ये पानी आ गया। ठीक है, बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ साथ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं। ऐसे माउंटेन के फुट पे ये ग्लेशियर जम जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देखो, हमें ये जो ग्लेशियर्स है कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, इसको समझते हैं। मेरे को थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ेगा। हाँ, अब आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। तो देखो, इंडिया में अगर मैं बात करूं, भारत में, तो हिमालयाज़ में और कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन से स्टेट्स में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर मेंशन करा हुआ था, भागीरथी रिवर निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से, और अलकनंदा रिवर निकलती है अलकापुरी ग्लेशियर से।
और ये दोनों नदियाँ आपस में आकर इनका संगम होता है, कन्फ्लुएंस होता है कहाँ पर, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद इनके संगम होकर जो इनका पानी एक साथ बहता है उसको हम कहते हैं गंगा, गंगा रिवर। हर हर गंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो ग्लेशियर्स में दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, हर एक एजेंट से दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो ग्लेशियर्स के इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं सर्क, हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस, ग्लेशियल वैलीज या ट्रफ्स। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं ग्लेशियर्स के मोरेन्स, एस्कर्स, आउटवाश प्लेन्स और ड्रमलिन्स। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्लेशियर से बनने वाली इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले सर्क। तो सर्क आप ये समझो कि जैसे कि ये एक माउंटेन है, वैसे ग्लेशिएटेड माउंटेन्स में बनते हैं, यानी ऐसे पर्वत जहाँ ग्लेशियर रहते हैं वहाँ। तो ऐसे वहाँ पर कॉनकेव कटोरे जैसे सरफेस बन जाते हैं, ठीक है, जो कि हॉलो होते हैं और कटोरे जैसे होते हैं। देखो अभी क्या हुआ, मैंने कटोरा बोला और बाहर किसी के बर्तन गिर गए। खैर, हाँ, बाकी नॉइज़ेस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉइज़ आपको बीच बीच में आती होगी। चलो अब वापस से आ जाते हैं अपने लेक्चर पे। तो ये जो ऐसे कटोरे जैसे सरफेस बनते हैं, ये जो ग्लेशियर्स के ऊपर वाले एरिया में, इन्हीं को हम कहते हैं सर्क, ठीक है। एक सर्क ये है और एक सर्क ये है, ठीक है। देखो सर्क की और भी पिक्चर्स हैं यहाँ पे। ये जो ग्लेशियर्स के हैं ऊपर की तरफ, ग्लेशियर्स के हेड की तरफ ये बनते हैं, ये रहा सर्क, देख रहे हो, ये है सर्क ग्लेशियर के ऊपरी हिस्से में, ठीक है, ये है सर्क। देखो ऐसा हॉलो सरफेस बन रहा है ना, ये कटोरे जैसा, इसको कहते हैं। तो ऊपर की तरफ जो इसकी वॉल है इनको हेड वॉल कहते हैं, और किनारे किनारे जो ये हैं इनको साइड वॉल कहते हैं। ऊपर की तरफ हेड वॉल, किनारे किनारे साइड वॉल। देखो ये बहुत बढ़िया परफेक्ट फोटो है। तो देखो ये ऐसा कटोरा बन रहा है, ठीक है, और ये है इसकी वॉल्स, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो वॉल होती है इनको हेड वॉल, नीचे की तरफ साइड वॉल। और जब यहाँ पर जो ग्लेशियर्स रहते हैं वो जब पिघल जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, तब जो यहाँ पर ये पानी से जो झील बन जाती है इसको कहते हैं सर्क लेक या फिर टार्न लेक, ठीक है। अब आपको समझने में इसको मजा आएगा। तो ग्लेशिएटेड माउंटेन्स की सबसे ज़्यादा दिखने वाली लैंडफॉर्म यही है सर्क, ठीक है। ग्लेशियल वैलीज जो होती हैं, यानी ग्लेशियर से बनी हुई जो घाटियाँ होती हैं, वहाँ पर उसके ऊपरी हिस्से में ये देखने को मिलती है, यानी यहाँ हेड्स की तरफ ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये ग्लेशिएटेड वैली है, ठीक है, इसकी सबसे ऊपर वाली जगहों पर ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। तो डीप लॉन्ग wide troughs or basins with very steep concave to vertically dropping high walls at its head as well as sides, इन्हीं को हम कहते हैं सर्क। यानी गहरे, लंबे और चौड़े चौड़े ट्रफ, यानी ऐसे मतलब ट्रफ मतलब ऐसी खाली जगह या बेसिन, उनको हम कहते हैं सर्क। ये कॉनकेव होते हैं और इनमें वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स होती है। तो ये कॉनकेव होते हैं, ये बेसिन बना रहा है, ऐसी जगह बना रहा है, और इनकी जो हाई वॉल होती है वो वर्टिकली ड्रॉप करती है, वो एकदम सीधी सीधी होती है। जो इनकी वॉल्स है ना वो सीधी सीधी ड्रॉप करती हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ तक हो गया। फिर जो यहाँ पर ऊपर आइस जो जमा हो रखी होगी वो धीरे धीरे नीचे जाती है और इनको काट कर ऐसी सरफेस बना देती है। तो एक्यूमुलेटेड आइस कट्स दीज सर्क्स व्हाइल मूविंग डाउन द माउंटेन टॉप्स। तो माउंटेन टॉप्स के, माउंटेन के ऊपरी हिस्से से जब ये नीचे की तरफ पिघलती है, जब आइस नीचे की तरफ खिसकती है, तब वो इन सर्क्स को काट देती है। बाकी सर्क और टार्न लेक्स में आपको समझा चुका हूँ। यानी ग्लेशियर जब डिसअपियर हो जाते हैं, वहाँ पर पानी के इकट्ठा होने से जो नदी बन जाती है, जो झील बन जाती है, सॉरी, उस लेक को कहते हैं सर्क या टार्न लेक, ठीक है। और ये जो सर्क्स जो है हमें स्टेप्स की फॉर्म में भी दिख सकते हैं, और एक सर्क के नीचे दूसरा सर्क होगा, मतलब एक सर्क ये है, फिर इसके नीचे दूसरा सर्क, इसके नीचे तीसरा सर्क, तो ऐसे स्टेप बनेंगे और एक सर्क जो है दूसरे में लीड कर रहा है, यानी वो दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। तो ये था पहली इरोजनल लैंडफॉर्म ग्लेशियर की। अब हम ग्लेशियर की दूसरी इरोजनल लैंडफॉर्म करेंगे जिसका नाम है हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस, ठीक है। तो जब सर्क की वॉल्स का हेडवर्ड इरोजन होता है, सर्क की जो वॉल्स हैं जब उनको ऊपर की तरफ से काटा जाता है, तब
हॉर्न्स यानी सर्क की जो वॉल्स हैं, इनको जब हम ऊपर की तरफ से ऐसे काटते हैं तो तब यहाँ पर क्या बनता है, तब बन जाते हैं सेरेटेड या फिर सेरेटेड रिजेस या हॉर्न्स। देखो हॉर्न्स या सेरेटेड रिजेस जो है ये एक तरीके के उभार ही होते हैं। अब देखो एक माउंटेन है, मान लो ये है माउंटेन, ठीक है, ये इसकी दूसरी साइड है, ठीक है, इधर से भी इसकी साइड होगी, ठीक। If 3 or more radiating glaciers cut headward until their cirques meet, ठीक है, तो ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये एक माउंटेन है, तो इसकी एक तरफ में इधर भी ग्लेशियर है, इधर भी ग्लेशियर है और इधर भी ग्लेशियर है, ठीक है। अगर हम इन ग्लेशियर को ऊपर की तरफ से काटते रहें, ठीक है, तब तक काटते रहें तो जब तक इनकी जो सर्क्स है ना वो मिल ना जाए आपस में, ठीक है। और जब वो आपस में मिल जाएंगे, हमने यहाँ से ग्लेशियर को काटा, यहाँ पे भी ग्लेशियर था, यहाँ पे भी ग्लेशियर था, यहाँ पे भी ग्लेशियर था, इन ग्लेशियर को हम काटते गए तो फिर जो इनके सर्क्स थे, है ना, वो सर्क आपस में मीट हो गए, ठीक है, वो सर्क आपस में मीट हो गए और एक हाई शार्प पॉइंटेड पीक बन गई। उस पीक को हम कहते हैं हॉर्न, ठीक है। यानी जब सर्क वॉल्स को काट कर है ना, सर्क वॉल्स को मतलब 3 या 3 से ज़्यादा सर्क को काट कर या रेडिएटिंग 3 या 3 से ज़्यादा रेडिएटिंग ग्लेशियर्स को काट कर जब इनके सर्क्स मीट हो जाते हैं आपस में और एक ऊंची शार्प और पॉइंटेड पीक बन जाती है, इस पीक को कहते हैं हॉर्न्स। ऐसी हॉर्न हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये आप समझो कि भाई जो हाईएस्ट पीक है एल्प्स की, जिसका नाम है मैटरहॉर्न, और हिमालयस की हाईएस्ट पीक एवरेस्ट, ये भी हॉर्न्स ही हैं, ठीक है। तो रेडिएटिंग सर्क्स के हेडवर्ड इरोजन से ये बनते हैं, ठीक, ये समझ में आ गया होगा। द डिवाइड्स बिटवीन सर्क साइड वॉल्स और हेड वॉल्स गेट नैरो बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव इरोजन एंड टर्न इनटू सेरेटेड और सॉ टूथड रीजेस। इसका मतलब जो सर्क की साइड वॉल्स और हेड वॉल्स के बीच में जो डिवीज़न होता है, जो डिवाइड करने वाला जगह होती है, वो जब पतली हो जाती है, ठीक है, शार्प हो जाती है इरोजन की वजह से, उसकी वजह से वो जो डिवाइड है वो बन जाता है सेरेटेड या फिर सॉ टूथड रिजेस, जिनको हम नाम देते हैं एरेट्स, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा शार्प क्रेस्ट होती है और जिगजैग आउटलाइन होती है, ठीक है। इसकी पिक होगी मेरे पास आपको दिखाने के लिए। ये एक सर्क है, ये एक सर्क है, इनके बीच में ये डिवाइड है, ठीक है। फिर जब इस पे इरोजन होता है, जो सर्क की वॉल्स है इनके बीच में जो ये डिवाइड है, इसमें जो इरोजन होता है, तो जो ये बन रही है ना, ये जो उभार है, इसको कहते हैं, इस रिज को कहते हैं हम सेरेटेड रिज, ठीक है। इसको हम कहते हैं एरेट, इसको हम क्या कहते हैं, एरेट, ठीक है। तो सेरेटेड या फिर सॉ टूथड रिज बोलते हैं। सॉ टूथ मतलब जो आरी होती है ना, आरी, उसके सरफेस कैसी होती है, ऐसी होती है ना आरी की सरफेस कुछ ऐसी, तो ऐसे ही हमें देखने को मिल रही है, इसलिए सॉ टूथड, और या जिगजैग आउटलाइन होगी इसकी, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये माउंटेन रहा होगा, इसकी एक साइड ये है, दूसरी साइड पीछे है, तीसरी साइड इस तरफ है। जब 2 या 2 से ज़्यादा 3 साइड जो है सर्क वॉल की वो काटी गई, ठीक है, हेडवर्ड, तो उनके सर्क जो है वो आपस में मीट करे और एक जो पॉइंटेड जो पीक बन गई वो पॉइंटेड बन गई, शार्प बन गई, ठीक है, इसको हम हॉर्न कहते हैं। और ये जो ऐसे सॉ टूथ जैसे हैं, इसको हम एरेट कहते हैं या सेरेटेड वॉल्स कहते हैं, ठीक है, सेरेटेड रिज कहते हैं। तो ये था इसमें। अब आ जाते हैं हम ग्लेशियल वैलीज और ट्रफ्स में। अभी ग्लेशियल वैलीज और ट्रफ्स क्या होती है, तो भाई ये है, देखो ग्लेशियर से बनने वाली वैलीज, तो एक होती मेन वैलीज, कुछ वैलीज होती किनारे में, ठीक है, साइड वैलीज, और जो ऐसी खड़ी रहती हैं इनको कहते हैं हैंगिंग वैलीज, ठीक है। ये है मेन वैली, साइड में छोटी छोटी वैलीज, और जो ऐसी खड़ी रहती है यहाँ पर, इनको कहते हैं हम हैंगिंग वैलीज, ठीक है। तो समझ लेते हैं। तो ट्रफ मतलब कुछ ऐसा सरफेस बनाना, बेसिन जैसा, है ना, ऐसा ट्रफ लाइक यू शेप्ड, और इनके फ्लोर जो है वो बड़े होते हैं, स्मूथ होती है, ठीक है, और साइड्स जो है स्टीप होती है, साइड्स इनकी खड़ी होती हैं। तो ऐसी वैली को हम कहते हैं ग्लेशियल वैली या फिर ट्रफ्स, है ना। ग्लेशियल नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर आइस देखने को मिलती है। इनमें लिटर्ड डेब्रिस
और डेब्रिज शेप्ड एज मोरेन्स विद स्वाम्पी अपीयरेंस हो सकती है। ठीक है, इन वैलीज में बिखरी हुई डेब्रिज है ना, और डेब्रिज जो मोरेन्स की तरह शेप होती है जिनकी, वो हमें स्वाम्प्स की तरह दिखती हैं। ठीक है, ये इसमें पाए जाते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं इनके? लेग्स जो कि रॉकी फ्लोर से काट कर निकाली गई हो, या फिर जो डेब्रिस है उससे बनी हो, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, हैंगिंग वैली देखने को मिलती है ग्लेशियल वैली के, ये ग्लेशियल वैली है मेन। ठीक है, साइड में इसकी खड़ी खड़ी वॉल दिखेंगी, इनको हम हैंगिंग वैली बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इनसे ज़्यादा हाइट पे होती है इसलिए। फिर अगला, द फेसेस ऑफ डिवाइड्स और स्पर्स ऑफ सच हैंगिंग वैलीज, वो जो है हमें मतलब मेन ग्लेशियल वैलीज के बगल में जो खड़ी खड़ी वैलीज रहती है उनको हम हैंगिंग वैलीज कहते हैं, उनके एलिवेशन की वजह से। तो जो इनके जो फेसेस होते हैं ना वो कटे हुए होते हैं। ठीक है, और उनके फेसेस की शेप क्या होती है? ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर दिखते हैं वो। ठीक, आ जाओ अब इन चीज़ों को एक बार दोबारा से एनसीईआरटी डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये पेज नंबर 63 में फिगर 7.13 है। अब देखो, ये है जो ये दिख रही है ना, ये है मेन वैली, ये दिख रही है, ये है मेन वैली। ठीक है, और ये है ऊपर की खड़ी वैलीज, ये जो ये दिख रही है ये है हैंगिंग वैली, इस तरफ भी है ये हैंगिंग वैली। अब देखो ये है, ये दिख रहा है ये ट्रंकेटेड स्पर, मतलब जो काटी हुई है, और ये जो काटी हुई है किनारे किनारे में, इनके फेसेस हैं ट्राइंगुलर, इनके फेसेस हैं ट्राइंगुलर। तो ये चीज़ आपको समझाई जा रही थी, ट्रंकेटेड स्पर मतलब ये कटा हुआ एरिया। ठीक है, ये है ट्राइंगुलर। फिर हमने सर्क पढ़ा था, सर्क ये हैं, ये जो ग्लेशिएटेड माउंटेन्स होते हैं उनकी ऊपर की तरफ हमें सर्क देखने को मिलते हैं, तो ये है सर्क। ठीक, और हमने क्या पढ़ा? हॉर्न। तो ये माउंटेन की एक तरफ है, ये माउंटेन की एक तरफ है। ठीक है, और पीछे इसके माउंटेन की तीसरी तरफ होगी। ठीक है, वो उसके ऊपर जो सर्क को जब काटते गए, रेडिएटिंग जो सर्क है उनका जो इरोजन हुआ, तब ये पॉइंटेड बन जाता है और इसको कहते हैं हॉर्न। ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? डिस्कस करा था। ओहो ये हल्ला। ठीक है, डिस्कस करा था हमने जो माउंट एवरेस्ट है और मैटरहॉर्न है एल्प्स में, वहाँ पर। ठीक है, एरेट जो इनके साइड में ये ऐसे रिजेस जैसे दिखती है। ठीक है, ये है, इनको हम कहते हैं एरेट, सैरेटेड रिजेस या फिर शॉर्ट टूथड रिजेस। ठीक है, इनको हम एरेट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और है इसमें, फियॉर्ड्स। अब ये फियॉर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गहरे ग्लेशियल ट्रफ्स जो समुद्र के किनारे पे हमें देखने को मिलते हैं हाई लैटिट्यूड्स में, और वहाँ जहाँ पर सी वाटर भर जाता है उनको हम कहते हैं फियॉर्ड्स। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, इनसे बनने वाली। तो ग्लेशियर से बनने वाली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब देखो, जब नदियाँ अपने साथ बहती हैं तो वो अपने साथ बहाकर काफ़ी सारा मटेरियल ले आती है। ठीक है, सेडिमेंट्स ले आती हैं जिसको हम एल्यूवियम बोलते हैं। ऐसे ही जब ग्लेशियल, अब देखो ग्लेशियल क्यों बहते हैं? ग्लेशियल बहते हैं मतलब ग्लेशियल मूव करते हैं, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। जब आइस बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है तो उस पर बर्फ़, तो उस पर ग्रेविटी काम करती है और नीचे की तरफ खींचती है और ग्लेशियर मूव करने लगते हैं। तो अब जब जैसे नदी अपने साथ कुछ मैटर लेके आती है जिसको हम एल्यूवियम नाम देते हैं, वैसे ही जो ग्लेशियर अपने साथ मिक्स्ड बड़े बड़े या फिर छोटे बारीक मटेरियल या मलबा अपने साथ जो लेके आती है, ठीक है, जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स अपने साथ लेके आती है उसको और उसको ड्रॉप कर देती है, उस मटेरियल को हम कहते हैं ग्लेशियल टिल या फिर ग्लेशियल टिल डिपॉजिट्स, है ना। इसमें रॉक फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं एंगुलर टू सब एंगुलर, ठीक, तो उनको कहते हैं ग्लेशियल टिल। यानी कि सीधी सी लैंग्वेज में बात करूं तो वो मटेरियल जो ग्लेशियर्स अपने साथ लेके आते हैं और उनको डिपॉजिट कर देते हैं उनको हम कहते हैं ग्लेशियल टिल डिपॉजिट्स। ठीक है, अगली डेफिनेशन समझो आप, आउटवर्ड्स डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये है ग्लेशियल डिपॉजिट्स। भाई ये ग्लेशियर था, अपने साथ ये मटेरियल लेके आया और उसने उसको यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, इसको कहते हैं ग्लेशियल टिल डिपॉजिट्स। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, अब जो अगला हम पढ़ रहे हैं वो है आउटवॉश प्लेन।
अब आउटवाश प्लेन समझो, आइस के मेल्ट होने से ग्लेशियर के नीचे तल पे, साइड्स पे या निचले हिस्सों में स्ट्रीम्स बन जाती हैं। ये स्ट्रीम्स अपने साथ मलबा कैरी करती है, ठीक है, वो पानी अपने साथ मलबा बहाकर ले जाता है, उसको डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो ऐसी ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स को कहते हैं आउटवाश डिपॉजिट्स, यानी जो ग्लेशियर से निकलने वाली जो स्ट्रीम्स अपने साथ मलबा लेकर आती हैं, ठीक है, उसको बहाकर ले आती है नीचे और डिपॉजिट कर देती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम आउटवाश डिपॉजिट। अच्छा, तो फर्क क्या है भाई, दोनों की डेफिनेशन तो एक ही जैसी लग रही है, ठीक है। तो भाई जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स है ना, देखो वो अनअसॉर्टेड होता है, मतलब वो मिक्स्ड होता है टोटली, ठीक है। बट जो आउटवाश डिपॉजिट्स होती है वहाँ पर ये रफली स्ट्रेटिफाइड एंड रफली असॉर्टेड होता है, यानी इसमें रफली लेयर्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी लेयर्स इसमें देखने को मिल जाती है, और ये थोड़ा थोड़ा वो छटा हुआ होता है, ठीक है। और दूसरा, इसमें जो रॉक फ्रेगमेंट्स थे, ग्लेशियल टिल डिपॉजिट्स में रॉक फ्रेगमेंट्स थे एंगुलर टू सब एंगुलर, ठीक है, यानी उसमें पॉइंटेड देखने को मिलता था, और यहाँ पर जो हमें फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगी वो राउंडेड होंगे एजेस पे, ये अपने किनारों पे राउंडेड होंगे, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है दोनों ही डिपॉजिट्स हैं, दोनों ही जो ग्लेशियर्स का पानी है वो अपने साथ बहाकर नीचे ला रहा है और डिपॉजिट कर दे रहा है, बस थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है इनमें, ठीक है। अब जो अगली चीज हम करने वाले हैं वो है मोरेन्स। तो ये समझ लो कि ये एक तरह की रिजेस होती हैं, तो लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल, यानी ग्लेशियर जो अपने साथ मटेरियल लेके आता है और उनको डिपॉजिट कर देता है, उससे बनने वाली लंबे लंबे उभार, ठीक है, उनको हम कहते हैं मोरेन्स। मोरेन्स कई तरह के होते हैं, बट जो मेन है वो है टर्मिनल मोरेन, लेटरल मोरेन और मीडियल मोरेन। इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा और आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है इसकी, कि ग्लेशियल टिल से बनने वाली लॉन्ग रिजेस जो होती हैं उनको हम कहते हैं मोरेन्स, ठीक है। तो ग्लेशियर जो अपने साथ मटेरियल लेके आई, ठीक है, तो ये ग्लेशियर अपने साथ मटेरियल लेके आई, कुछ मटेरियल तो उसने यहाँ पर ऐसे डिपॉजिट कर दिया, कुछ मटेरियल उसने साइड में डिपॉजिट कर दिया, और कुछ मटेरियल उसने अपनी टो पे या बेस पे डिपॉजिट कर लिया। जो मटेरियल उसने अपने साइड में डिपॉजिट करा और ऐसे रिज बन गई, एक लंबी उभार वाली रिज बन गई, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेटरल मोरेन, मतलब साइड में जो मोरेन है, तो लेटरल साइड में जो रिज है लेटरल मोरेन, जो सेंटर में है, मीडियम में है, वो है मीडियल मोरेन, ठीक है, और जो नीचे टो पे है वो है टर्मिनल मोरेन, ठीक है। अब ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि भाई टर्मिनल मोरेन्स जो साइड्स पे होती हैं, ठीक है, डेब्रिस डिपॉजिट करके जो साइड पे बन जाती है वो है टर्मिनल मोरेन्स, मतलब ग्लेशियर्स के साइड में, और जो ये रहा लेटरल मोरेन्स फॉर्म अलोंग द साइड्स पैरेलल टू द ग्लेशियल वैलीज, और टर्मिनल मोरेन्स जो भाई इसके एंड या टो पे ग्लेशियर की जो नीचे फुट है वहाँ पर जो बनती है उसको कहते हैं टर्मिनल मोरेन, और मीडियल मोरेन यहाँ पर है जो सेंटर में बनती है, ठीक है। ये जो है इम्परफेक्टली फॉर्म होती है एज कंपेयर टू लेटरल मोरेन्स, यानी लेटरल मोरेन्स अच्छे से बनती है और ये इम्परफेक्टली फॉर्म्ड होती है। दूसरा, सब मीडियल मोरेन्स जो हैं इनको ग्राउंड मोरेन्स से फर्क करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, एक और चीज़ है, जब ये लेटरल मोरेन मिल जाते हैं टर्मिनल मोरेन से तो ये हॉर्स शू शेप्ड रिज बना देती है ना भाई, जैसे घोड़े का जो पैर होता है ना उसी की तरह ये रिज बन गई, ठीक, सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। इन सब का ओरिजिन क्या है, ग्लेशियो फ्लूवियल वाटर्स पुशिंग अप मटेरियल्स टू द साइड्स ऑफ ग्लेशियर्स, यानी जो ग्लेशियर से जो पहले फ्लूइड बनता है पिघल कर, और वो पानी पुश करके मटेरियल अपने साथ नीचे लिया जाता है और उसको जमा देता है, इस वजह से ये बनते हैं। अब ग्राउंड मोरेन्स, तो वैली ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग रैपिडली लीव एन इरेगुलर शीट ऑफ टिल ओवर दियर वैली फ्लोर्स, यानी जो वैली ग्लेशियर्स हैं जो पीछे की तरफ हट रहे हैं जल्दी जल्दी, वो एक इरेगुलर शीट बना देते हैं टिल की, कहाँ पर, वैली के फ्लोर्स पे, उसको हम कहते हैं ग्राउंड मोरेन,
ठीक है। ऐसी डिपॉजिट्स की जो थिकनेस होती है और जो सरफेस टॉपोग्राफी होती है वो वेरी करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इस फोटो में भी आप अलग अलग तरह के मोरेन देख सकते हैं। जो सेंटर में बन रहा है ये है मीडियल मोरेन, जो साइड में बन रहा है ये है लेटरल मोरेन, ठीक है। और जो यहाँ पर बनता है वो है टर्मिनल मोरेन, ठीक है, जो एंड पे बन रहा है टर्मिनल मोरेन। और जो ग्राउंड पे बन रहा है वो है ग्राउंड मोरेन, ठीक है। जो यहाँ पर बन रहा है ये रहे, सॉरी, ये है टर्मिनल मोरेन, ये है ग्राउंड मोरेन, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी टाइप है यहाँ पर। और नीचे है आउट वॉश, ये अभी आगे आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ग्लेशियर की, जिसका नाम है एस्कर्स। अब एस्कर्स भी एक तरह की रिज होती है जो कि सीनुअस रिज होती है, ठीक है। अब क्या होता है, सीधी सी बात है भाई, जब समर होता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, ठीक है। पानी जो है बहने लगता है आइस के सरफेस के ऊपर, ठीक है। और उसकी मार्जिन से वो नीचे नीचे रिसने लगता है, ठीक है। और जो गड्ढे होते हैं आइस में वहाँ से भी वो नीचे की तरफ पानी आने लगता है। फिर वो पानी ग्लेशियर के नीचे आकर इकट्ठा हो जाता है और आइस के नीचे वो एक स्ट्रीम की तरह एक रास्ते में बहने लगता है, ठीक है। फिर ऐसी स्ट्रीम्स जो हैं, हाँ, इन स्ट्रीम्स में खास बात ये है कि ये ग्राउंड के ऊपर तो बहती हैं, लेकिन जो इनके जो किनारे होते हैं ना, जो बैंक्स होते हैं, वो आइस के बने हुए होते हैं। ये अपने साथ कोर्स मटेरियल यानी बड़े बड़े मटेरियल जैसे कि बोल्डर्स, ब्लॉक्स और वहीं पर माइनर रॉक डेब्रिस कैरी करती है। फिर ये सेटल हो जाते हैं एक ऐसी वैली में, आइस की एक ऐसी वैली में ये सेटल हो जाते हैं जो कि ग्लेशियर के नीचे होती है, ठीक है। फिर वो मटेरियल जो है आइस के साथ जमा हुआ रहता है। मान लो ये मटेरियल है, ये ऐसे लंबी लंबी कतारों में आइस के साथ जमा हुआ है, तो बाद में आइस जो है इसके ऊपर से आइस पिघल जाती है और बच जाता है ऐसे टेढ़े मेढ़े रिज। सीनुअस मतलब ऐसे कर्व्ड रिज, ठीक है, कर्व्ड उभार बच जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एस्कर, ठीक है। बहुत इजी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर वन लाइन डेफिनेशन की बात करें तो सीनुअस रिज जो बनती है मटेरियल के, मतलब आइस के मेल्ट होने से, उसको कहते हैं हम एस्कर, ठीक है। और इसके नीचे जो मटेरियल रहता है, मतलब ग्लेशियर अपने साथ मटेरियल लेके आता है और उसको नीचे जो आइस वैली के जो नीचे की जो तल होता है वहाँ पर उसको इकट्ठा कर देता है। फिर बाद में आइस मेल्ट हो जाती है और तब जो ऐसे टेढ़े मेढ़े रिज बन जाती है उसको कहते हैं एस्कर। ये है वन लाइन डेफिनेशन। अब आते हैं आउट वॉश प्लेन्स पे, ठीक है। तो आउट वॉश प्लेन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला प्लेन, ठीक, एक ये यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। और कौन सी फोटो है, ये इस फोटो में वैसे लगभग सब बता रखा है। ये वैली ग्लेशियर है, मीडियल मोरेन, सरक एरिट, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब बढ़ते हैं आगे। आउट वॉश प्लेन ये रहा यहाँ पर और ये रहा आउट वॉश प्लेन, है ना। और यहाँ पर ये रहा, देखो साइड में लेटरल मोरेन, ये बीच में मीडियल मोरेन, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्राउंड मोरेन और ये है टर्मिनल मोरेन और इधर नीचे आउट वॉश, ठीक है। ये रहा एस्कर, देखो एस्कर की फोटो दिखा रहा था मैं आपको। तो ऐसे बन जाता है, पहले इसके ऊपर बर्फ रही होगी, बाद में बर्फ पिघल जाती है, तो ये जो रिज बन गई इसको कहते हैं एस्कर, ठीक है। ये भी एस्कर है, देखो दिख रहा है एस्कर। पहले कभी ये बर्फ से ढका हुआ रहा होगा, फिर बाद में बर्फ गल गई और ये बन गया एस्कर। ये है आउट वॉश प्लेन, ठीक है। आउट वॉश प्लेन भी मैं आपको दिखा रहा था, तो ये रहा आउट वॉश प्लेन, ठीक है। अब एक दो फॉर्म और रह गई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आउट वॉश प्लेन क्या होता है? तो भाई प्लेन जो ग्लेशियल माउंटेन्स के फुट पे होता है या फिर जो कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स है उनके बियॉन्ड होता है, ठीक है। ये कवर्ड होता है किससे? ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट से, ठीक। और ये ब्रॉड फ्लैट एल्यूवियल फैंस के रूप में कवर्ड रहता है, ठीक है। ये आपस में ज्वाइन करके आउट वॉश प्लेन्स बना देते हैं ग्रेवल, सिल्ट और क्ले के। मतलब बेसिकली जो नीचे का प्लेन है, ठीक है, उसको हम आउट वॉश प्लेन्स कह रहे हैं।
और आते हैं आखिरी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में जिसका नाम है ड्रमलिन्स। तो ये स्मूथ ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर रहते हैं जो कि ग्लेशियल टिल से बने हुए होते हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ ये ग्रेवल और सैंड से भी निर्मित होते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग एक्सिस होती है ड्रम लेंस की वो पैरेलल होती है डायरेक्शंस ऑफ आइस मूवमेंट के। तो देखो ड्रम लेंस कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये स्मूथ ओवल शेप्ड लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि ग्लेशियल टिल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और जो इनकी जो ये डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में ये बने हुए होते हैं तो वो बताती है डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो, यानी जिस डायरेक्शन में ग्लेशियर का मूवमेंट होगा वो डायरेक्शन ये दिखाती हैं, ठीक है। ये एक तरफ से जो है ये, अगर हम इनको साइड से देखें तो ये एक तरफ से उठे हुए होते हैं जिसको इसकी पीक बोलते हैं, और एक साइड इसकी होती है ब्लंट एंड, ठीक है, और दूसरी होती है टेपर्ड एंड, ठीक। और इस डायरेक्शन में होती है आइस फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। तो ड्रमलिन्स यहाँ पर ये भी हैं। जो फेस इसका ग्लेशियर की तरफ होता है उस फेस को हम क्या बोलते हैं, स्टॉस एंड, ठीक। जो फेस ग्लेशियर की तरफ होता है उसको कहते हैं स्टॉस एंड, और दूसरा होता है टेल एंड, ये रहा। तो स्टॉस एंड क्या होता है, एंड फेसिंग द ग्लेशियर, ठीक, और टेल एंड जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये ब्लंट एंड स्टीप होता है। जो स्टॉस एंड है, ये वाला एंड है, ये ब्लंट और इसमें ढाल ज़्यादा होती है, और जो दूसरा एंड है उसमें ढाल कम होती है, ये इतना ज़्यादा ब्लंट नहीं होता, ठीक है। और ये ब्लंट किस वजह से होता है, क्योंकि जो आइस जो है मूव करके पुश करती है इसको। और इसमें क्या था, जो लॉन्ग एक्सिस है ड्रमलिन्स की वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट। तो ये इसकी लॉन्ग एक्सिस है, ये पैरेलल होती है आइस फ्लो डायरेक्ट, ये इसकी लॉन्ग एक्सिस है, और ये पैरेलल होती है ग्लेशियर के मूवमेंट के डायरेक्शन की, या आइस फ्लो के डायरेक्शन, आइस फ्लो के मूवमेंट के डायरेक्शन के, ठीक है। इसकी लेंथ 1 किलोमीटर तक हो सकती है और हाइट 30 मीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है। कब बनता है ये, जब रॉक डेब्रिस डंप कर दिया जाता है हैवली लोडेड आइस के नीचे फिजर्स के थ्रू, ठीक है। और ये डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हम कवर कर चुके हैं ग्लेशियर्स, एजेंट नंबर 3, इसको इरोजनल लैंडफॉर्म और इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ठीक है। बाकी आपके लिए इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्लेशियल वैलीज एंड रिवर वैलीज। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए आप खुद से सोच के थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डाल के इनका आंसर ज़रूर करें और कमेंट में इनको ज़रूर लिखें। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर एलुवियल प्लेन्स एंड ग्लेशियल आउटवॉश प्लेन्स, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ आपको, तो अब आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप इनका आंसर दे सकें। और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिल एंड एलुवियम। देखो ये तो मैंने वीडियो में ही समझा दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप आंसर करेंगे। ये 3 क्वेश्चन 3 आंसर कमेंट में मिलने चाहिए, ठीक है। और आखिर में एक फोटो और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो ये है एनसीईआरटी में, ये है आउटवॉश प्लेन, ये है आउटवॉश प्लेन, ठीक है। ये है टर्मिनल मोरेन, ये है ड्रमलिन्स, ठीक है, और ये है एस्कर रिजेस। देखो ड्रमलिन्स और एस्कर दोनों ही एक तरह के उभार होते हैं, बट एस्कर जो है लंबे वाले उभार होते हैं, ठीक है। और ड्रमलिन्स आपको ऐसे कुछ दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें भी आपको अब क्लियर हो गई होगी। ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी जा चुकी हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ ये वीडियो एंड हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, वीडियो और चैनल दोनों को ही शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको, कुछ कमी लगी वो बताएं, कुछ अच्छा लगा वो बताएं, और आप क्या चाहते हैं वो भी बताएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। कुछ बातचीत करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे से जुड़ सकते हैं। स्टडी फॉर नॉलेज करके पेज का नाम है, तो वहाँ पर आप कुछ भी मेरे से बातचीत कर सकते हैं। बाकी आपके लिए ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।